अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। आज की वीडियो में हम 8th क्लास गेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। वो पेपर जो आपका 9 मार्च 2026 को होने जा रहा है। ये गेस्ट पेपर जो आप देख रहे हैं 100% आपके पैक्टा के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। ये मॉडल पेपर आपकी पैक्टा की वेबसाइट से लिया गया है। इसके अंदर मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगी कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और किस तरह से पैक्टा ने आपका पेपर बनाया है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एमसीक्यूज़। आपके पेपर में 40 नंबर के एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आपकी बुक के अंदर जो समरी दी गई है तमाम स्टूडेंट्स ने उस समरी को पढ़ के जाना है। आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होती है? ऐसी फ्रैक्शन जो पूरी डिवाइड हो जाए, जो रुक जाए। तो ऐसी फ्रैक्शन हमारे पास 4/5 है। स्टूडेंट, जिस तरह से आप इस वेबसाइट को देख रहे हैं, आप बिल्कुल इसको इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो हमारे पास है π/2। और इस बात को अपने माइंड में रखें कि π/2 हमेशा इर्रेशनल नंबर ही होता है। नीचे आप इसकी देखें, कैन नॉट बी रिटन एज सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते और ना ही ये टर्मिनेट करते हैं और ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी कि ये बार बार रिपीट नहीं हो रहे होते। इसी तरह जो आपका π/4 है वो रैशनल है। क्योंकि जब हम इसकी स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर 2 आ जाता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 4। और इस बात को हमेशा याद रखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 से डिस्टेंस को मेजर करती है और हमेशा पॉजिटिव होती है। अब देखें स्टूडेंट, एग्जैक्टली ये एमसीक्यूज आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड पूछा जाएगा, बस वैल्यू चेंज कर दी जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 है, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपके पेपर के अंदर -5 हो। तो आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर हम क्या करते हैं? जो हमारे पास वैल्यू दी होती है उसको हम बटा में लिख देते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/7। बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर 28.4675 अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अगर हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 28.47 आता है। स्टूडेंट, ये किस तरह से किया हमने? ये देखें, ये डेसिमल प्लेस था, इसकी दूसरी प्लेस कौन सी थी? 6। अब 6 से आगे वाला डिजिट 7 है, तो आपको पता है 5 से बड़े और 9 से छोटे डिजिट से हम क्या कर सकते हैं? महदूद कर सकते हैं इशारिया को। तो हम यहाँ से इसका राउंड ऑफ करेंगे और ये हमारा 6 से 7 बन जाएगा। बाय राउंडिंग -32.435 अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अब अगर हम इसे 1 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? अभी मैंने आपको बताया कि अब 1 डेसिमल प्लेस कौन सी है? 4 है। अब 4 से आगे वाला नंबर देखें आप, 3 है। हम हमेशा 5 से बड़े और 9 से छोटे नंबर से राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली रकम आंसर आ जाएगी। अगर यहाँ पर 7 होता, 6 होता, 5 होता तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेते। हमारा करेक्ट आंसर है -32.4। स्टूडेंट, जिस तरह से मैं इस पेपर को सॉल्व कर रही हूँ, सेम इस तरह आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी फर्स्ट कमेंट के अंदर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नोटेड बाय। नेचुरल नंबर के सेट को हम किस चीज़ से डोनेट करते हैं? हम n से डोनेट करते हैं। डोनेट करना अब क्या होता है, किस तरह से हम लिखते हैं? द सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पर ना आते हों, तो जो खुद पर ही डिवाइड होते हों। जैसे अब 2 किसी के टेबल में भी नहीं आता, 3 किसी के टेबल में भी नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। और इसी तरह 5 भी। तो नीचे यहाँ पर देखें, प्राइम नंबर आर डिविजिबल बाय ओनली 1 आर देमसेल्फ। या तो 1 पर डिविजिबल होते हैं या फिर अपने आप पर डिविजिबल होते हैं। इफ़ a इज इक्वल्स टू XY देन PA विल बी। अगर a आपके पास WX है तो उसका पावर सेट क्या होगा? इसका छोटा सा असूल ये है कि आपने गिनना है
कितने नंबर हैं, ये कितने डिजिट हैं, 1 2। तो आपने क्या करना है, 2 की पावर में उतने ही डिजिट ले लेने हैं। जब हम 2 की पावर में 2 लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है 4। तो पावर सेट के अंदर कितने डिजिट होंगे, 4। अब हम यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4। जो पहला आंसर है उसी के अंदर हमारे पास 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। मैं फिर से आपको बताते चलूँ, ये जो गेस्ट पेपर है ये पैक्टा की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, जो 100% आपके पेपर के मुताबिक पैक्टा ने आपको बना कर दिया है। अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ के मुताबिक अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये किसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम डिमॉर्गन्स लॉ की बात करते हैं तो क्या होता है, पहला तो ये कि हम दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर देते हैं। जैसे अब ए पर भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और बी पर भी, और ये जो अंदर वाला साइन होता है इसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब ये यूनियन है, यूनियन से ये क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। अब जब हम ए पर भी कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और इसी तरह हम बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर डिमॉर्गन लॉ भी दिया गया है। स्टूडेंट, आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लें क्योंकि ये आपके लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। इफ ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 एंड 7 देन ए यूनियन बी विल बी। स्टूडेंट, यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, यूनियन का मतलब है इत्तफाक में बरकत है। तो हमने क्या करना होता है, इन सब को इकट्ठा कर देना होता है। याद रखें, यूनियन से आप इस मिसाल को याद रख सकते हैं कि इत्तफाक में बरकत है। तो अब इनको अगर हम इकट्ठा करें तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 5 और इसके बाद 6 7। तो हमने सीधी गिनती करके लिख देनी है। हमारे पास आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर हमारा है ए। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए 1 2 इज, यहाँ पर हमारे जो नंबर इसके सबसेट हैं वो कितने सबसेट बन सकते हैं, 4 सबसेट बन सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी नीचे आपको मैंने फार्मूला लिख दिया है कि नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। 2 की पावर हम नंबर को गिन लेंगे। ये देखें, यहाँ पर हमने गिना 1 2, 2 नंबर थे, 2 की पावर 2 लिया तो 4 जवाब आ गया। द वैल्यू ऑफ x इन प्रोपोर्शन 3x 12। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका जवाब है 6। अब ये 6 किस तरह से आया, स्टूडेंट, ये जो वेबसाइट है ये बहुत अमेजिंग है। ये मैंने खुद आपके लिए डिज़ाइन की है ताकि जब आप अपनी बुक की तैयारी कर चुके हों तो यहाँ पर आकर आप अपना पेपर खुद दे सकें। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये आंसर ठीक था, तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो हम किस तरह से करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो ये हमारे पास आता है 36, और x को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो x का स्क्वायर बन गया। अब हमने x का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ली, तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आपने अपनी तैयारी करने के बाद यहाँ पर आकर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज़ 100, अगर 10 पेंसिलों की कीमत 100 रुपये है तो देन द कॉस्ट ऑफ 15, तो 15 पेंसिलों की क्या कीमत होगी। तो हम क्या करते होते हैं, पहले हम एक पेंसिल की कीमत मालूम करते हैं। एक पेंसिल की कीमत किस तरह मालूम की जाती है, 100 के साथ 10 को डिवाइड करेंगे। आंसर क्या आता है 10, और 10 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ हमारे पास 150 जवाब आता है। तो ये देखें, यहाँ पर भी स्टूडेंट आपको करेक्ट आंसर हल करके बता दिया गया है। इन प्रोपोर्शन के अंदर u v w x द फोर्थ प्रोपोर्शन इज, जो चौथी प्रोपोर्शन है वो कौन सी होगी। अब ये ऊपर वाला आप देखें, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें, हमने इसको मल्टीप्लाई किया था इसके साथ और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था x को एक दूसरे के साथ। अब ये वाला जो सवाल है बिल्कुल वैसा ही है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ कौन सी है हमारे पास, x है। तो यहाँ पर इसका आप करेक्ट आंसर भी चेक कर सकते हैं। द प्राइस ऑफ अ टॉय इज़ 100, एक खिलौने की कीमत 100 रुपये है। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर 90, अगर ये 90 यानी कि
90 रुपये में सेल हुआ, तो बताओ इस पर कितना परसेंटेज डिस्काउंट हुआ है, यानी कि कितनी छूट हुई है। तो हम देखें तो अगर 10 के अंदर से हम 90 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 10%। तो 10% इसका करेक्ट आंसर है। ये जो परसेंट वाले हैं, प्रॉफिट वाले हैं, डिस्काउंट वाले सवाल हैं, ये आपके शॉर्ट में भी आते हैं और लॉन्ग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को आपने करके जाना है अच्छे तरीके से। अली बॉट अ कार, अली ने एक कार खरीदी है 5 लाख में और उसने सेल कर दी है 5,60,000 में। तो अब बताना हमने ये है कि कितना प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे, 5,60,000 में से जब 5 लाख निकालते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 60,000। तो ये देखें को हमने ये फार्मूला पढ़ा है ना प्रॉफिट का, कि सेलिंग प्राइस के अंदर से हम क्या माइनस कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस को। द फार्मूला टू कैलकुलेट फोर्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, अगर हमने फोर्थ टर्म को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या जवाब आएगा। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर मैंने आपको गलत इसलिए मार्क किया ताकि आप देख सकें कि गलती से अगर आप गलत आंसर लगाते हैं तो ये पेपर मैंने इतना अच्छे तरीके से बनाया है कि फौरी आपको बता देगा कि आपका आंसर गलत है। ये देखें यहाँ पर मैंने गलत आंसर लगाया और फौरी इसने मुझे बता दिया कि ठीक आंसर क्या है, A1 + 3D। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि फोर्थ का उनको कहा गया है तो वो फोर्थ वाले पर आंसर कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। AN = A1 + N - D। A1 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये अभी है ही नहीं, हमने इसे फाइंड आउट करना है। और n की जगह AN की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, क्योंकि n की वैल्यू हमें 4 दी गई है। अब यहाँ पर n था तो n हमारे पास 4 है, 4 में से जब 1 जाता है तो 3 बचता है। करेक्ट आंसर क्या है, A1 + 3D। स्टूडेंट आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बहुत मेहनत के साथ मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। मेरे चैनल पर आपको 8th क्लास के तमाम पेपर इसी तरह सॉल्व करवाए जाएंगे, इसी तरह फ्री आपको इस तरह के पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम इस तरह की वीडियो और इस तरह से समझाया गया है। इफ़ AN = 2n + 5 देन द वैल्यू ऑफ A5 विल बी। तो A5 की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर भी हमने वही करना है, AN है, n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 5। अब यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी हम 5 पुट कर देंगे। जब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 10। और 10 के अंदर जब हम 5 को डालते हैं तो क्या जवाब आता है, 15। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 15। ये रहा इसका नीचे हल, कंप्लीट हल भी किया गया है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस 5, 9, 13, 17 विल बी। हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 21। अब ये किस तरह से आया, स्टूडेंट आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था D क्या होता है, दूसरी टर्म में से हमने पहली टर्म को माइनस करना होता है। तो अब ये देखें 5 में से जब हम 9 में से 5 निकालते हैं तो 4 आता है, ठीक है। अब जब 13 में से हमने 9 निकाला तो 4 आया, इसका मतलब D हमारे पास क्या है, 4। अब आखिरी रकम कौन सी थी, 17। 17 के अंदर जब 4 डाला तो वो हमारे पास 21 बन गया। यही वाला फार्मूला है, ये जो ऊपर मैंने आपको अभी क्लियर करवाया ना, ये वाला फार्मूला। तो इस फार्मूले को आपने बार बार लिखना है, बार बार याद करना है। नेक्स्ट हम पेज पर चलते हैं। द 5th टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अब यहाँ पर बात हो रही है जियोमेट्रिक सीक्वेंस की। अब ये किस तरह से होता है स्टूडेंट, नीचे आप इसका फार्मूला देखिए, R क्या होता है। या ऊपर जब हम अर्थमेटिक सीक्वेंस की बात कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, माइनस। लेकिन जब जियोमेट्रिक की बात आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद करें कि जब जियोमेट्रिक की बात आ जाती है तो हम डिवाइड करते हैं। हमने 2 को जब 1 के साथ डिवाइड किया तो वो क्या बन गया, 2। फिर अगली टर्म हमने कैसे निकाली, हमने 8 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें यहाँ पर लास्ट टर्म क्या थी हमारी, 8। तो 8 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16। और यहाँ पर ये फार्मूला भी आपको दे दिया गया है। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। आपने फार्मूला पढ़ा है ना कि A² - B²। इसको हम खोलते कैसे हैं, A + B और A - B। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 - 5m L - 5m L + 5m। तो इसका अगर हम डिफरेंस करें, ये देखें हमारे पास क्या फार्मूला है, A² - B² A + B। A हमारे पास L है और B हमारे पास 5m आएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन -5x + 6।
अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोफिशिएंट क्या होता है? ऐसा नंबर जो एक्स वाई ए बी सी के साथ दिया हो। आसान लफ्ज़ों में ए बी सी के साथ जो नंबर दिया होता है, 1 2 3 दिया होता है, वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो अगर अब यहाँ पर हम देखें तो एक्स के साथ क्या दिया हुआ था? -5। तो यहाँ पर नीचे भी आपको ये चीज़ें समझा दी गई हैं। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4x y का स्केयर। यहाँ पर डिग्री क्या है? डिग्री होती है जो सबसे बड़ी पावर हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 सबसे बड़ी पावर है। देखें, क्वेश्चन को देखने से तो यही लग रहा था कि सबसे बड़ी पावर 2 है, लेकिन इस बात को आप याद रखें कि डिग्री हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? हम उसको प्लस करते हैं। अब आपने ये 2 तो देख लिया, लेकिन यहाँ पर 1 भी तो था ना, x की पावर 1 भी तो थी। तो जब हम x की पावर को ऐड करते हैं, 2 के अंदर जब 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 3। तो इसकी टोटल डिग्री हमारे पास क्या बनती है? 3। ये देखें, यहाँ पर जैसे ही मैंने आपके सामने गलत एमसीक्यूज लगाया, फ़ौरन मुझे बता दिया गया कि आपका दुरुस्त एमसीक्यूज कौन सा है। अब इसकी फैक्टराइजेशन आपने करनी है। ये आपकी मिडल टर्म ब्रेकिंग है। इसे आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर तो आपको अलाउ नहीं है। आपने इसे मिडल टर्म ब्रेकिंग के थ्रू सॉल्व करना है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है x - 2 x + 3। आइडेंटिफाई द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर 0 होती है या फिर जिसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1 - x - 1। अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ मैक्सिमम डिग्री 1। सबसे बड़ी डिग्री क्या होती है? 1। और 1 से बड़ी डिग्री कोई नहीं होती लीनियर के अंदर। अ प्रोडक्ट ऑफ 4x² y एंड 3x। इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो 4 3 12। x की एक 2 वैल्यू ये है, एक ये, तो क्या बन जाएगा? 12x का क्यूब y। 12x का क्यूब y इसका दुरुस्त आंसर है। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल एंड पासिंग थ्रू अ सेंटर। ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट्स को, सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो और सेंटर से पास कर रही हो, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा डायामीटर होता है। ये देखें, अगेन आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि ऐसी लाइन या ऐसा लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट्स को मिला रहा हो। किसके 2 पॉइंट्स को? सर्कल के 2 पॉइंट्स को सेंटर के साथ, तो वो हमारा डायामीटर होता है। इसे आप याद कर ले, ये एमसीक्यूज आने के 100% चांसेस हैं। द फार्मूला टू कैलकुलेट सरफेस एरिया। अब अगर तो आपने इसका फार्मूला याद किया हुआ है तो आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं और एमसीक्यूज भी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? 4πr²। इफ़ रेडियस ऑफ अ सरफेस, अगर रेडियस आपके पास 1 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी हमने ऊपर फार्मूला किया है 4πr²। तो क्या होगा? 4π ऐसे ही, आर की जगह हम क्या करेंगे? 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो आंसर क्या आएगा? 4π सेंटीमीटर का स्क्वायर। द स्लाइंट हाइट ऑफ अ गिवन पैरामिड इज। अब ये वाला एमसीक्यूज मैं आपको इस पेपर पे दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पर उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। ये देखिए स्टूडेंट, वो जो हम एमसीक्यूज कर रहे थे, स्लाइंट हाइट ऑफ अ गिवन पैरामिड, जो दिया गया पैरामिड है उसकी हमने हाइट मालूम करनी है। तो ये जो डायग्राम दी हुई है इसके अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये फार्मूला आपके बुक में दिया गया है। वहाँ पर जो दिया गया फार्मूला, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8.49 सेंटीमीटर। ये देखें, यहाँ नीचे आपको इसका सोल्यूशन भी दिया गया है। L² = 6² + 6² = 72। और जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है 8.49। अब ये फार्मूला कौन सा था? ये तमाम स्टूडेंट का यही सवाल होगा। तो आपने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा है, जिसे कुछ लोग फिसागोरस कहते हैं और कुछ पैथागोरस कहते हैं। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ ये आता है। इफ़ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर, अगर एक रेडियस है 3 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 3πr का क्यूब। ये देखिए यहाँ पर सॉल्व भी मैंने किया है। वॉल्यूम = 4/3πr का स्क्वायर। आर अब हमारे पास क्या है? आर हमें 3 दिया गया है। अब जब 3 की पावर 3 हम करते हैं, यहाँ पर देखें, 3 की पावर जब हम 3 करते हैं तो वह 27 आता है। जब 3 के साथ 27 को काटा तो क्या बना? 9π। 9π को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 36π सेंटीमीटर का क्यूब। द वैल्यू ऑफ x इज इन अ गिवन राइट ट्रायंगल इज।
अगर हमारे पास बेस 5 है और हाइट 12 है, अभी मैंने आपको बताया ना कि पैथागोरस थ्योरम को सॉल्व करते हुए हम इसका आंसर निकालते हैं। तो जल्दी से वीडियो को रोक के और अपनी कॉपी पेंसिल पर इसका हल निकालें। आपने ये खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नीचे मैंने आपको करवा भी दिया है कि यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब ए की जगह हमने 5 का स्क्वायर और बी की जगह हमने 12 का स्क्वायर पुट कर दिया। 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होता है और 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 के। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 169। अब हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। और आपको पता है कि 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, उनकी शेप भी सेम होती है, उनका साइज भी सेम होता है। इसी तरह ये जो आपको गिवन दी गई है ट्राइंगल, इसके अंदर कॉन्ग्रेंट साइड कौन सी हैं। तो स्टूडेंट कॉन्ग्रेंट साइड्स कौन सी होती हैं, जो साथ साथ लिखी हूँ। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो इसकी पहली दो साइडें कौन सी हैं, पी क्यू। इसको अगर हम देखें तो दूसरी साइड कौन, इनकी क्या है, पी एस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पी क्यू एंड पी एस। ये नीचे इसका थ्योरम भी दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ स्टूडेंट, इसका जो थ्योरम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी बुक में 2 ही थ्योरम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट भी हम इसको कहते हैं, एक सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम और दूसरा कॉन्करेंट ट्रायंगल का थ्योरम। मेरे पास एक स्टूडेंट है 8th क्लास का, तो उससे मैंने ये तमाम चीज़ें सॉल्व करवाई हैं। मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं ताकि तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। यहाँ पर द फॉलोइंग ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। अगर ये जो 2 ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रेंट हैं तो द पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द पी क्यू विल बी। अब देखें हमने पी क्यू के साथ किसको लिखना है, तो याद रखें पी क्यू, ये रहा पी क्यू और इधर से इसी का डब्बा बनाएं आप, किसके साथ बनता है, एक्स वाई के साथ। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स वाई। द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर। हमारे पास जो 5 स्टूडेंट हैं उनकी हाइट क्या है, 54, 60, 58, 53 एंड 55। हमने इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इन तमाम नंबर को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हम इनको गिनेंगे, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। 5 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 8 आंसर आता है। सॉरी स्टूडेंट, हम MCQs नंबर 37 कर रहे थे, तो इसका आंसर है हमारे पास 56। अब ये किस तरह से आया, मैंने ऊपर भी आपको बताया, आपने इसे पेपर पर सॉल्व भी करना है। पहले सारी रकमों को प्लस करेंगे और 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। प्लस करने से 280 आता है, 280 को जब हम 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो 56 हमारा आंसर आ जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, जो सीधा साधा डेटा होता है, जिसके अंदर ना पॉइंट्स आते हैं ना फ्रैक्शन आती है, तो वो हमारा आंसर है 10 स्टूडेंट्स। मीडियन क्या होता है, मिड वाली वैल्यू। अब इसकी मिड वाली वैल्यू क्या है, 2 वैल्यूज इधर से गई, 2 वैल्यू इधर से गई, तो मिड क्या रह गया, 8। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 8। नेक्स्ट हमारे पास है मोड ऑफ अ डेटा। अब मोड क्या होता है स्टूडेंट, मोड ऐसी रकम होती है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही हो। अब अगर हम देखें 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, लेकिन अगर हम 8 को देखें 1 2 3, तो 8 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, 8 हमारा मोड होगा। तो अब हम कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट द नंबर 1/3 ऑन द नंबर लाइन। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मैं दिखाती चलूँ, ये देखें इस तरह से आपका कुछ पेपर बना होगा, सेम इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह आपका पेपर होगा। और यहाँ पर देखें प्रेजेंट द नंबर ऑफ 1/3 ऑन अ नंबर लाइन। तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए लिखा है। ये देखें, जब भी हमने नंबर लाइन को बनाना हो तो हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके दरमियान में सेंटर को 0 रखते हैं और हमारी जो लेफ्ट साइड होती है वो नेगेटिव वालों की होती है और जो राइट साइड होती है वो कौन सी होती है, हमारी पॉजिटिव वालों की होती है। तो जब हम 1/3 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.33। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर होगा। इसका मतलब ये हमारी राइट साइड पर, ये देखें ये 0 है, अब इसके राइट साइड कौन सी है, ये वाली, तो राइट साइड पर ये आएगा। और किसके दरमियान में, 0 और 1 के दरमियान में। ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा था कि 0 और 1 के दरमियान में आएगा। तो इसी तरह हमारा जो डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो हम इसकी 3 हिस्से बना लेंगे। ये देखें 0 और 1, ये 0 और 1 था, इसके दरमियान में आना था। अब जब हम इसका 3 हिस्से बनाए तो पहला हिस्सा ये, दूसरा पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो तीसरे के ऊपर हमने 1/3
लिख दिया। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा अहम भी है। नेक्स्ट है राउंड द रैशनल नंबर 25/29 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हमने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ राउंड ऑफ करना है। तो ये इसका आप सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें 25 को जब हम 29 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.862689। अब यहाँ पर ये जो आप रफ अमल देख रहे हैं इस पे मैंने आपको एक एक स्टेप करके दिखाया है। आप इसे कॉपी पेंसिल पर नोट भी कर सकते हैं और जैसे आप पूरी मैथ कर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान है। अब हमने इसका प्रोसीजर क्या है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है। आप देखें 0 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। आपको पता है जो 0 होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। ये देखें ये वाला 0 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होंगे, 8, 6, 2 और 0। लुक एट द फिफ्थ। हाँ, अब हम किस पे देखेंगे, फिफ्थ पर देखेंगे। अब फिफ्थ हमारे पास क्या है, फिफ्थ हमारे पास 6 है। मैंने ऊपर भी बताया था 6 हमारा 5 से बड़ा है। तो हमारा जो 0 होगा वो राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा, 1। तो ये इसका आंसर है। इसे आप गौर से देख लें, इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ x इज इक्वल्स टू 1 2 3 5 एंड y इज इक्वल्स टू 3 5 6 7। अब आपने इसका यूनियन करना है। अभी मैंने क्या कहा था, इत्तेफाक में बरकत है। तो हमने क्या कर देना है, इसको हमने जोड़ के लिख देना है। ये देखें यहाँ पर मैंने रफ भी किया है कि हमारे पास x 1 2 3 4 है, y 3 4 5 6 7 है। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, जो डुप्लीकेट होते हैं ना स्टूडेंट, डुप्लीकेट को एक बार लिखते हैं। अब डुप्लीकेट क्या होता है, जो दोनों में आ रहा हो। तो अब 3 दोनों में आ रहा था ना, लेकिन लिखना हमने एक बार है। तो ये देखें 1 2 3 4 हमारा जवाब आ जाएगा और यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमें एक सेट दिया गया है। अब हमें इसका पावर सेट फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि पावर सेट में क्या होता है, 2 की पावर में नंबर ले लेते हैं। 2 की पावर लिखेंगे, ऊपर कितने नंबर आएंगे, 1 2 3। तो 2 की पावर जब हम 3 ले तो क्या आता है हमारे पास, 8। तो ये आंसर आपका कुछ इस तरह होगा। ये देखें, ये आपके इसके सबसेट हो गए 8। और हमेशा याद रखें कि एम्प्टी सेट हमने ज़रूर लिखना होता है। एम्प्टी सेट, हर एक सेट का पावर सेट ज़रूर होता है। तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट 8 थे। तो जब हम इसका सेट लिखेंगे, खाली सेट और 0, ये तो हमने लिखना ही था। और बाकी हम इसके पेयर जब बनाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3। और इस बात को भी आप याद रखें कि शुरू और एंड में एक अलग ब्रैकेट ज़रूर लगती है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ये आप इस चीज़ को याद रखें। और जिस तरह मैंने ये छोटे छोटे स्टेप लिखे हैं, आपने भी पेपर में इसी तरह लिख कर आने हैं। इफ़ 15 वर्कर्स, अगर 25 वर्कर 69,500 रुपये कमाते हैं 9 दिनों में। तो अब हमने बताना है कि 15 वर्कर 12 दिनों में कितना कमाएंगे। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन मैंने आपको गिवन कर दिया है कि ये हमारे पास एक कंपाउंड प्रोपोर्शन है। हम किस तरह करेंगे, वर्कर 25 वर्कर हैं और बाद में क्या हो गए, वर्कर 15 हो गए। तो क्या हुआ, जो वर्कर थे वो तो कम हो गए हैं। अब नीचे देखिए, अगर हम डे पहले 9 थे और बाद में क्या हो गए 12, तो अब क्या हुआ है, ये भी तो हमारी प्रोपोर्शन कम ही होगी ना। अब जब वर्कर ही कम है तो जाहिर सी बात है हमारे दिन ज़्यादा लगेंगे। इसी तरह हमारी ये जो प्रोपोर्शन है ये भी हमारी बैकवर्ड जाएगी या फिर डाउनवर्ड जाएगी। अब हम इसके एरो मेथड के साथ अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा, x/69500 और 15/25। आपको पता है ना, जब डाउन एरो जा रहा हो तो हम रकम को उलट देते हैं। तो 15 पहले आएगा और 25 नीचे, इसी तरह 12 पहले आएगा और 9 नीचे आएगा। अब देखें, ये जो आपके पास 69500 था, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, यहाँ आकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करें, 15 के साथ जब हम 25 को काटते हैं तो 3/5 आता है। 12 के साथ जब हम 9 को काटते हैं तो 4/3 आता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 55,600 रुपीज़। ये देखें, रफ अमल भी दिया गया है। इतनी तफसील के साथ आपको आपकी स्कूल टीचर ने भी नहीं करवाया होगा। आप इसे गौर से देखें, कॉपी पर बार बार करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। अब आपने कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। कार की कॉस्ट प्राइस 4,80,000 है। अगर वो सेल करता है 3,20,000 के अंदर, तो अब इसका लॉस इसे कितना हुआ, हमने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के अंदर से हम सेल प्राइस को माइनस करते हैं। हम 4,80,000 में से
3,20,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1,60,000। 1,60,000 के साथ हम परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे। अब ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे हर हाल में आपको। तो ये किस तरह होगा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस बाय CP, मतलब कि हम लॉस के साथ डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस को और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये देखें यहाँ पर मैंने आपको इसको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाया है। इसका जो आंसर आता है वो आता है 33.33%। ये देखें, इसका रफ वर्क भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितना नीटली मैंने आपको ये समझाया है। नेक्स्ट आपके पास है अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन आपके पास ये अभी आपने MCQs भी किया है। तो क्या होता है, सबसे पहले हमने D फाइंड आउट करना होता है। तो D कैसे करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं। अब A2 देखें क्या बनता है आपके पास, A2 आपके पास 12 और 12 के अंदर से जब आपने 9 निकाला तो आपके पास आता है 3। इसी तरह आपने A3 के अंदर से जब A2 किया तो 3 आया। तो हमारा जो D है वो हर जगह पर क्या आ रहा है, 3। अब आपने फार्मूला याद किया होगा कि A1 के लिए जब हमने फाइंड आउट करना है, A1 के लिए क्या आएगा 3 1 प्लस 6, 3 और 6 को जब हम प्लस करते हैं तो 9 आता है। अब अगला हमारा A2 है, जहाँ पर n है उसकी जगह हम A2 लगा देंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। फिर A3 के लिए फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास 15 आ जाएगा। इसी तरह A4 के लिए करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, 9 12 15 18 और 21। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आपने जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अब हमने ये भी क्लियर किया था MCQs के अंदर कि ज्योमेट्रिक का पहले अगर आपको फार्मूला आता होगा तभी तो आप कर सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, AN इज इक्वल्स टू A1 डॉट RN-1। अब सबसे पहले तो हमें R पता होना चाहिए। तो R कैसे फाइंड आउट होता है, हम दूसरी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं पहली वैल्यू के साथ। अब देखें, अगर हम इसको ही कर लें, 3 को जब 6 के साथ करते हैं 2 ही आता है, 12 को जब 6 के साथ करते हैं फिर भी 2 ही आता है। तो हमारे पास अब R तो हमारे पास 2 आ गया। अब पहली बात कि A1, तो A1 क्या होगा, 3 होगा। ये देखें फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है। अब कॉमन रेशो आपके पास 2 निकल आई है, तो सादा सा आपने फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। A1 की जगह 3 आ गया, R की जगह 2 आ गया, N-1 हमारा वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, आपने फैक्टराइज करना है इसको, सिंपल सा आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें यहाँ पर फैक्टराइजेशन की गई है, छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर दिखाया गया। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2, 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 3। अब इसको जब हम यहाँ पर देखें, जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि जब हम 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 36। इसी तरह जब हम 9 को 9 के साथ करते हैं तो हमारा आंसर आता है 81। तो आपने ऊपर पढ़ा था ना कि जो फार्मूला ये रहा आइडेंटिफाई, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है A माइनस बी, A प्लस बी। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये देखें हमारे पास क्या आंसर आता है फार्मूले का, ये रहा आपका इसका फार्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और दूसरी बार हम इसको माइनस में लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 2x माइनस 3 2x प्लस 3। ये MCQs के अंदर भी आपने अभी सॉल्व किया है इसको। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3, फाइंड द वैल्यू। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये सिंपल इसका सोल्यूशन आपको दिया गया है। आपने क्या करना है, स्क्वायर दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेना है। अब स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, ये देखें ये वाला x कट जाएगा, ये वाला x कट जाएगा इस x के साथ। पीछे क्या बचा, 2 प्लस 1 बाई 1 ओवर x। तो अब ये वाला 2 यहाँ पर क्या हो रहा था प्लस, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। जब 9 के अंदर से हम 2 को निकालते हैं तो आंसर क्या आता है 7। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी कॉपी पर सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर क्या है, सबसे पहले तो फार्मूला आना चाहिए। सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 पाई r स्क्वायर। r हमें क्या दिया गया है 8। अब देखें जहाँ पर r है वहाँ पर आपने 8 पुट कर देना है।
8 का यहाँ पर देखें r का स्क्वायर था, तो r का स्क्वायर क्या होता है 64। अब सिंपल आपने 4 पाई और 64 को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आता है 256, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ये यहाँ पर भी मैंने दिया है और यहाँ पर रफ अमल में भी मैंने आपको करवाया है। नेक्स्ट आपके पास है स्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस, आपके पास रेडियस 25 मीटर है, आपने बताना है कि इसके अंदर कितना पानी होगा। तो आपने वॉल्यूम का सिंपल सा फार्मूला लगाना है। वॉल्यूम का क्या फार्मूला है 4/3 पाई r का क्यूब। अब इस फार्मूले को हम पुट कर लेते हैं, 4, 3 और पाई, तो वैसे ही रहेगा। r की जगह हमने पुट कर लेना है 25। 25 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 15625। ये देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। अब एंड पर हमने क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इसे कंप्लीट सॉल्व करते हैं, ये देखें मैंने हाथ से एक एक स्टेप करके आपको सॉल्व करके बताया है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 46549.8। और जब हमने इसका स्टेप 2 करना हो, मतलब कि हमने इसको कन्वर्ट करना हो लीटर के अंदर, आपको पता है ना कि पानी तो लीटर में होता है, पानी सेंटीमीटर में तो नहीं होता। तो 1 लीटर हमारे पास 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो सिंपली हम 1000 के साथ इसे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 65.49 लीटर ऑफ वाटर। इफ़ द गिवन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, अगर जो गिवन ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट है तो उसको आपने पोस्टुलेट लिखना है। ये देखें स्टूडेंट, इतना बेस्ट तरीके से किसी ने भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया होगा और ना ही आपको समझ आएगी। तो आपने सेम इसी तरह उठाकर लिख कर आ जाना है, और इस बात की गारंटी है कि आपको एक ना एक पोस्टुलेट तो ज़रूर आएगा। तो आपने याद रखना है कि एनालिसिस द मार्क ऑफ अ ट्रायंगल, हमने मार्क्स को देखना है। ये देखें ये वाला मार्क, मैं इसे ड्रॉ करती हूँ, ये इस मार्क को देखें आप और इस मार्क को देखें, है ना सेम सेम। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब इनको देखें, ये वाले मार्क और ये वाले मार्क एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका मतलब कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के इक्वल आती हैं। अब इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने सिंपली भी आपको दिया है, आप इसका ये सोल्यूशन भी कर सकते हैं। और आपकी चैप्टर आई गेस आपका 6 चैप्टर है ज्योमेट्री वाला, तो ज्योमेट्री वाले के अंदर भी इसकी दी हुई हैं 4 से 7 लाइनें, आप उनको भी कर सकते हैं। अब हमारा कैलकुलेट द मोड, अब आपने इसका मोड फाइंड आउट करना है। और आपको पता है ना कि मोड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। मोड सबसे पहले तो हम इसको अरेंज करते हैं छोटे से बड़े की तरफ, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अब अगर देखें आप, यहाँ पर मैंने इसे कर लिया, पहले 1 1 1, फिर 2 2 2, फिर 3 4 5 6 7 8 12 एंड 42। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, हमने वो नंबर लिखने होते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आ रहे हों। तो अब इस देखें यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 2 2 ही तो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 4 टाइम ये आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 अपीयर्स 4 टाइम। तो इसका मोड हमारे पास क्या होगा, मोड होगा हमारा 2, सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा हो। अगर हम ये टेलीग्राफ की बात करें तो जहाँ पर 1 है, 1 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 लाइनें। 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो 4 लाइनें। 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 1 लाइन। अगर 7 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 लाइन्स। नेक्स्ट आपके पास है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। सबसे पहले हम इसको 75 को जब 50 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, द सम ऑफ नंबर इज़ 3750। अब हम देख लेते हैं लॉन्ग वाला पार्ट। स्टूडेंट ये जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अगर आप ये लॉन्ग वाला भी हासिल करना चाहते हैं, मुझसे समझना चाहते हैं, तो आपने इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर वॉच करना है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।